नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्लांट वाटर रिलेशन से संबंधित नोट्स कुछ हल करेंगे और नोट्स करने के बाद हम लोग 100 क्वेश्चंस भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट वाटर रिलेशन के जो शॉर्ट्स नोट्स हैं इसको हम लोग कंप्लीट कर लें, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए, ये प्लांट फिजियोलॉजी के जो चैप्टर है प्लांट वाटर रिलेशन। तो प्लांट वाटर रिलेशन हम किसे कहते हैं? तो प्लांट वाटर रिलेशन या पौधे और जल का संबंध है। तो सबसे पहले प्लांट में जो वाटर एंड प्लांट अर्थात पौधे में जो जल का महत्व क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो पौधे में जल का महत्व, तो पानी पौधे की जीवन रेखा है अर्थात वाटर इज लाइफ फॉर प्लांट्स। तो प्लांट ये कह सकते हैं कि पौधे जो होते हैं बिना पानी के रह नहीं सकते, और जो वाटर है ये ऑल ओवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थात सभी जीवों के लिए ये ज़रूरत है। इसीलिए पानी कह सकते हैं पौधों की जीवन रेखा है या सभी जीवधारियों की जीवन रेखा है। बात करें इनके फंक्शन की, तो फंक्शन पानी कहाँ कहाँ यूज होता है, जल का उपयोग कहाँ कहाँ है? तो फोटोसिंथेसिस में, तो प्रकाश संश्लेषण करने में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड फूड में अर्थात भोजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम के द्वारा जल का और फ्लोएम के द्वारा जो भोजन का, तो उसमें भी वाटर होते हैं, या मिनरल्स और वाटर का या फूड का ट्रांसपोर्टेशन में ये भूमिका निभाते हैं। तो वाटर टर्जिटी फॉर ग्रोथ अर्थात कोशिकाओं की जो दृढ़ता होती है कठोरता बनाए रखने में, और टर्गिटी अर्थात टर्जिट प्रेशर उत्पन्न करने में भी वाटर की भूमिका होती है। कूलिंग एंड इफेक्टिव वायर ट्रांसपायरेशन अर्थात वाष्पोत्सर्जन में और उनमें कूलिंग प्रदान करने में, ठंडाई प्रदान करने में ये इम्पोर्टेंट है। जर्मिनेशन अर्थात सीड जर्मिनेशन में, बीजों के अंकुरण में भी उपयोगी है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या पौधे के लिए ये पानी पौधे की जीवन रेखा है। आगे बात करें वाटर पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल जल विभव, जल विभव का डिफिनीशन होता है कि वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर अर्थात प्लांट या कह सकते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल होता है जल विभव, यह उसके पास खुद की एक ऐसी पोटेंशियल एनर्जी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये मूव करती है, जल मूव करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग जल विभव या वाटर पोटेंशियल कहते हैं। अर्थात जल विभव का मतलब किसी स्थान से जल के गति करने की क्षमता को हम लोग जल विभव कहते हैं। तो इसको हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई अर्थात जो वाटर पोटेंशियल है इसको साई अर्थात त्रिशूल जैसे सिंबल है। अगर बात करें कि प्योर वाटर, तो प्योर वाटर अगर है तो प्योर वाटर में जो इसका मान होता है वाटर पोटेंशियल का वो शून्य होता है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल शून्य होने का मकसद है कि इनमें कोई भी अशुद्धियां न हो जिससे उसके वाटर पोटेंशियल उनके विभव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसलिए वाटर पोटेंशियल या स्टैंडर्ड कंडीशन जो होता है प्योर वाटर का वो शून्य होता है। बात करें कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, तो कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल में जो सबसे पहला है सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब कि जो शुद्ध या प्योर वाटर के अंदर घुली हुई अशुद्धियां या सोल्यूट जब घुली होती हैं तो इस तरह से वाटर पोटेंशियल जो होता है निगेटिव हो जाता है। तो ऑलवेज निगेटिव, सॉल्यूट पोटेंशियल का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो निगेटिव होता है। डिपेंड ऑन सोल्यूट कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अर्थात कह सकते हैं कि घुलनशील पदार्थ जितना अधिक होगा अर्थात सोल्यूट
विलेय पदार्थ जितना अधिक होगा उतनी ज़्यादा नकारात्मक होता है, उसमें विभव या पोटेंशियल निगेटिव होता जाता है। दूसरा पॉइंट है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल को हम लोग साई पी से डिनोट करते हैं। ड्यू टू सेल वॉल प्रेशर यूजुअली पॉजिटिव, अर्थात जो कोशिका भित्ति का जो दबाव होता है या प्रेशर एक जनरेट होता है तो वो ये वाल पर, सेल वाल पर, तो इस प्रकार के पोटेंशियल को हम लोग प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। मैट्रिक पोटेंशियल जिसको साई एम से डिनोट करते हैं, ड्यू टू सरफेस एडजॉर्प्शन सॉइल कोलाइड्स, इसका मतलब कि जो सतह पर जल का जो घर्षण होता है, आकर्षण होता है जो सरफेस पे, सतह पे, तो उसे हम मैट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल था, इसमें सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब कि जो इसमें सॉल्यूट घुला हो, कोई कंटामिनेंट घुला हो तो उसका मान निगेटिव हो जाता है। वाटर पोटेंशियल का जो मान होता है मेजरमेंट वो निगेटिव हो जाता है। तो प्रेशर पोटेंशियल में ये प्रेशर के द्वारा जनरेट होता है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मैट्रिक पोटेंशियल जो होता है, जो जल के सतह का आकर्षण घर्षण होता है, वो मैट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। बात करें इनके इक्वेशन की, तो इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन होता है साई, अर्थात वाटर पोटेंशियल बराबर जो होता है, क्योंकि साई का वाटर पोटेंशियल को हम लोग साई से डिनोट करते हैं, तो वाटर पोटेंशियल बराबर क्या होता है सॉल्यूट साई एस, अर्थात सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस ये मैट्रिक पोटेंशियल आते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि इनका इक्वेशन है, याद रखेंगे, साई बराबर साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? क्योंकि वाटर के अंदर जो है जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो या मिनरल ट्रांसपोर्ट हो या फिर फूड का ट्रांसपोर्ट हो, तो इसमें डिफ्यूजन सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। क्योंकि डिफ्यूजन का जो डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो जो किसी मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने की जो प्रक्रिया है उसे डिफ्यूजन कहते हैं। अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं की मूवमेंट या गति करना डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे कोई परफ्यूम है, अगर परफ्यूम किसी रूम में खोलते हैं तो पूरी रूम में फैल जाता है, तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करने लगते हैं। आगे देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? तो बात करें इसके डिफिनीशन की, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अर्थात वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ऑस्मोसिस होता है, ये इसके लिए ये वाटर के अंदर और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है कि कोई मेम्ब्रेन हो। यहाँ पर सॉलिड घोल दिया गया, इसके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, जो इस मेम्ब्रेन के द्वारा जिधर सॉलिड की मात्रा ज़्यादा होगी, तो आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, तो जिधर लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, इधर जिधर सॉल्यूट कम होंगे और इधर मान लीजिए कि सॉलिड ज़्यादा है, इधर हम मोर कर लेते हैं और इधर लो सॉल्यूट है, तो लो सॉल्यूट, तो इधर लो सॉल्यूट होने के कारण क्या है कि इधर की जो सांद्रता है या वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और जो सॉल्यूट पोटेंशियल लो है, तो लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ क्या करते हैं कि इनके अणु मूव करते हैं,
किसके द्वारा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ये ऑस्मोसिस हो गया। इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोई अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है कम जो विलयन जिधर सॉल्यूट पोटेंशियल कम घुला है वो अधिक सॉलिड पोटेंशियल जिधर ज़्यादा घुला है उसकी तरफ मूव करने लगते हैं, क्योंकि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल आगे देखते हैं। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। बात करें टाइप ऑफ ऑस्मोसिस में तो ऑस्मोसिस कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस का मतलब कि वाटर इंटर द सेल। कोई सेल है, इसके अंदर जब हम वाटर इसके अंदर अगर मूव करता है, या आप कह सकते हैं कि कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, सॉरी, जो एंडोऑस्मोसिस में जब कोई कोशिका है, जैसे मान लीजिए कि आप ये एक सेल ले लीजिए और इसे किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ये कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है, उसमें जब ये सेल को जब रखा जाता है तो सेल क्या हो जाती है कि सेल जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जो वाटर है ये सेल के अंदर जाने लगता है। आपको फिर से समझाते हैं कि हमने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया, इसमें हमने एक सेल डाली और ये सेल जो है अधिक सांद्रता वाला है और जो इसका सॉल्यूशन है इसकी सांद्रता कम है। तो जब इसकी सांद्रता कम है तो इधर वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। वाटर पोटेंशियल क्या करता है कि ज़्यादा होने के कारण लो वाटर पोटेंशियल अर्थात हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ ये मूव करने लगते हैं, सेल के अंदर मूव करने लगता है। तो इस प्रक्रिया को क्या करते हैं? इंडोऑस्मोसिस कहते हैं। तो वाटर इंटर द सेल, सेल बिकम टर्जिड अर्थात जल अंदर चला जाता है। आगे बात करें एक्जोऑस्मोसिस। एक्जोऑस्मोसिस में वाटर एग्जिस्ट द सेल अर्थात जब कोई जो हम लोग एक सॉल्यूट लेते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल अर्थात एक हम लोग जार लेंगे, जार के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालते हैं, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। इसके अंदर जब हम किसी सेल को रखते हैं तो सेल श्रिंक हो जाती है अर्थात सेल का जो वाटर है ये जार में आ जाता है अर्थात हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर निकलने लगता है, और जिसके कारण क्या होता है कि इनकी सेल श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, सेल सिकुड़ जाती है वाटर लॉस होने के कारण। तो कोशिका का सिकुड़ना जब उसे अधिक सघन विनयल या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो इस प्रकार को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस या इंडोऑस्मोसिस कहते हैं। आगे बात करते हैं इनके स्टेज की। तो इनके स्टेज जो है प्लाज्मोलाइसिस का कुछ एंशिएंट अर्थात प्रारंभिक होते हैं, कुछ फुल प्लाज्मोलाइसिस होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं क्योंकि ये सॉल्यूशन में डाल करके कभी कभी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से फिर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं और फिर हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक में डाल करके इसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ये प्रक्रिया दिया है। अब बात करें इम्बिबिशन की। तो इम्बिबिशन किसे कहते हैं? तो इम्बिबिशन का मतलब होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कोलाइडल पार्टिकल लाइक सीड या वुड अर्थात बीज या लकड़ी किसी पानी को अवशोषित करके और वे स्वेल हो जाते हैं, फूल जाना। जैसे दरवाजे होते हैं जो बरसात के कारण क्या होते हैं कि
स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग इम्बिबिशन कहते हैं। जो सीड का जो जर्मिनेशन होता है, जब खेतों में डालते हैं वो जर्मिनेट होता है, तो सबसे पहले इम्बिबिशन की प्रक्रिया होती है। आगे बात करें तो जनरेट इम्बिबिशन प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड स्वेलिंग। तो सीड स्वेलिंग में भी इम्बिबिशन इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट। तो अब बात करते हैं कि जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है। तो जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण, इनके बात करें पाथवे की, तो पाथवे में होता है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे का मतलब कि थ्रो सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस, कोशिका भित्ति से होकर के मूव करता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, हम बता देते हैं। ये मान लीजिए कि कोई सेल है और सेल में जब कोशिका की भित्ति से होकर के वाटर मूव करता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। ये कब तक चलता है? जब तक कि कैस्पेरियन स्ट्रिप इंटरसेलुलर स्पेस में ना पहुंच जाए। तो कोशिका भित्ति से होने वाली प्रक्रिया, जो कोशिका भित्ति से मूवमेंट करते हैं वाटर का, उसे एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। आगे बात करें सिम्प्लास्ट पाथवे। थ्रो साइटोप्लाज्म वाया प्लाज्मोडिस्मेटा, अर्थात प्लाज्मोडिस्मेटा द्वारा जो साइटोप्लाज्म से प्लाज्मोडिस्मेटा द्वारा जाता है, मूवमेंट होता है वाटर का, उसे हम सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो ढेर सारी सेल्स होती हैं, जैसे किसी रूट्स के अंदर, रूट्स हेयर में, तो ये सेल के प्लाज्मोडिस्मेटा, इनके बीच में जो है एक चैनल टाइप का डिस्मेटा बना होता है। इसी डिस्मेटा के द्वारा ये मूवमेंट करते हैं वाटर, तो इसको हम लोग सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। तो डिस्मेटा, प्लाज्मोडिस्मेटा के द्वारा मूवमेंट वाटर का सिम्प्लास्ट पाथवे कहलाता है। आगे देखते हैं रूट प्रेशर। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप इन जाइलम ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो जो रूट प्रेशर का मतलब है कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है जाइलम के द्वारा जब एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा जो प्रेशर जनरेट होगा, तो वहाँ पे एक प्रकार का प्रेशर उत्पन्न होता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में आप जानते हैं कि एनर्जी लगता है एटीपी के रूप में। जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें एनर्जी नहीं निकलती है, नहीं लगती। सीन फेनोमेनन लाइक गटेशन, जल बिंदु का निकलना, क्योंकि जल बिंदु का निकलने का मतलब है, यहाँ पर 1 मिनट, रूट प्रेशर के द्वारा ये प्रक्रिया यहाँ पे आ गई है। गटेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, नीचे हो सकता है दिया रहेगा नोट्स में हमारे। पहले देख लेते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब कि रसारोहण, अर्थात जो एसेंट ऑफ सैप है या फ्लोएम या जाइलम के माध्यम से जो भोजन या मिनरल का एब्जॉर्प्शन करके रूट से जो वाटर का मूवमेंट, रूट से मिनरल्स और वाटर रूट के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचते हैं, तो ये एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। और भोजन का जो लिप्स से जाइलम की तरफ जाते हैं, भोजन का संवहन होता है, उसे भी हम एसेंट ऑफ सैप ही कहते हैं। देखते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट लीफ थ्रू जाइलम। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि वाटर एंड मिनरल, जो वाटर का और मिनरल का जो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करके लीव्स थ्रू द जाइलम, और जाइलम के द्वारा ये पूरी पत्तियों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। इसमें कुछ थियरी दी गई थी एसेंट ऑफ सैप के बारे में। तो कोहेशन टेंशन थियरी है।
एक कोहेशन टेंशन थियरी जिसको डिक्सन एंड जॉली ने 1894 में दिया था। फिर कोहेशन, वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टुगेदर। कोहेशन का मानना था कि कोई भी जल जो है एक दूसरे से चिपका रहता है, एक दूसरे से चिपका रहता है और उसी के सहारे क्या करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं। एडेशन, वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टू जाइलम वॉल। और एडेशन का मतलब कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जाइलम के दीवारों से चिपकते हुए जाते हैं, अर्थात जाइलम है कोई और जाइलम के द्वारा उनकी दीवारों से चिपक करके, और वाटर मॉलिक्यूल भी स्टिकी होते हैं, आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं और जाइलम के वॉल के द्वारा चिपक करके ये मूव करते रहते हैं। आगे देखते हैं ट्रांसपायरेशन पूल। ट्रांसपायरेशन पूल ये भी एक थियरी है जिसमें वाटर इवोपोरेट एंड पू कॉलम अपवर्ड। तो जब जैसे वाटर किसी पत्तियों के द्वारा लॉस होता है इन्वायरमेंट में, तो इसमें एक प्रकार का प्रेशर जनरेट होता है और नीचे से वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है, खींचा चला जाता है। ये एक प्रकार की थियरी है। आगे देखते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं? तो ट्रांसपायरेशन का डेफिनेशन है लॉस ऑफ वाटर इन वाइपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। पौधे के एरियल पार्ट से या पत्तियों से वाटर का लॉस होना वाष्प के रूप में, वाइपर के रूप में वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में वाटर का लॉस होना, जल की हानि होना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्टोमेटल, दूसरा क्यूटिकुलर, तीसरा लेंटिकुलर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन में जो स्टोमेटा के द्वारा होता है, ये सबसे ज़्यादा स्टोमेटा होता है, इसमें मैक्सिमम लॉस होता है। लगभग 90% जो वाटर का लॉस होता है वो पत्तियों के द्वारा और पत्तियों के स्टोमेटा के द्वारा होता है, क्योंकि पत्तियों में स्टोमेटा जो होते हैं ऐसे पाए जाते हैं, इनके गार्ड सेल्स, और इनसे वाटर लॉस होता रहता है। तो 90% जो स्टोमेटा के द्वारा होता है। बात करें क्यूटिकुलर, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो क्यूटिकल्स के द्वारा होता है, कोई स्टेम है उसकी या टहनी है, उसके ऊपर जो क्यूटिकल्स लगे होते हैं उनके द्वारा भी वाटर का लॉस होता है। तो इसमें लगभग जो है 5 से 10% तक जो वाटर का लॉस होता है वो क्यूटिकुलर होता है। लेंटिकुलर, थ्रू द लेंटिसेल इनोडी स्टेम। तो लेंटिकुलर का मतलब कि जो स्टेम है, मोटा स्टेम है, जिस पर आप देखते हैं कि ऊपर सूखा कवरिंग होता है, बार्क छाल होती है, उसके अंदर वाले पार्ट में, अंदर वाला जो लेयर होती है, सॉरी एक मिनट फिर से बनाते हैं। ये स्टेम है, लकड़ी का लट्ठा है, ये ऊपर देखते हैं कि बार्क छाल लगी रहती है, इसके अंदर जो एक लेयर होती है जिसको लेंटिसेल बोलते हैं, इससे बहुत कम लॉस होता है। लगभग 1% जो है इसके द्वारा लॉस होता है वाटर का। अच्छा, तो ट्रांसपायरेशन को कौन कौन इफेक्ट करता है? तो ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करने में बहुत सारी भूमिकाएं हैं। जैसे इंटरनल की बात करें तो लीफ एरिया, स्टोमेटा, क्यूटिकल, मतलब लीफ भी भूमिका निभाते हैं। लीफ में स्टोमेटा होता है और क्यूटिकल के माध्यम से जो इनको वाटर लॉस करने में इफेक्ट निभाते हैं, जो इंटरनली तरीके से। क्योंकि देखा जाए तो लीफ जो होते हैं इन्वायरमेंट पे ओपनली डार्सली साइड से इनका ज़्यादा लॉस होता है। बात करें इंटरनली तो एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल में टेम्परेचर भी इन्फेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ह्यूमिडिटी, वाइंड, लाइट, सॉइल, वाटर, ये सब क्या करते हैं कि ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करते हैं। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वाटर लॉस घट जाता है। वाइंड अगर तेज चल रही है तो भी ये ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा।
लाइट ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। सॉइल वाटर, अगर वाटर में सॉइल सॉइल के अंदर वाटर अवेलेबल ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन घट जाता है। अब बात करते हैं कि ट्रांसपायरेशन के क्या फ़ायदे हैं। तो ट्रांसपायरेशन के फ़ायदे ये हैं कि कूलिंग इफेक्ट, ये कूलिंग प्रदान करता है, ठंडाई प्रदान करता है पौधों को। एसेंट ऑफ सैप अर्थात रसारोहण का कार्यक्रम भी करता है ये, अर्थात रसारोहण करेगा, सैप को रूट के द्वारा पूरे पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, और अधिक मात्रा में जो वाटर होते हैं उनको बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो मैं बात कर रहा था गटेशन, देखिए गटेशन आ गया। लॉस ऑफ लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम द लीफ मार्जिन थ्रू द हाइडेंथोड्स। तो पत्तियों के किनारे से जल का जो तरल रूप में उत्सर्जन ही गटेशन कहलाता है। अर्थात गटेशन का मतलब होता है कि कभी कभी भोजन या जल की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है किसी पौधे के अंदर, तो उनके पत्तियों के किनारे से ऐसे बुलबुले के रूप में निकल जाते हैं ये मिनरल्स वगैरह, इसे ही हम गटेशन कहते हैं। ये अक्सर जो कब होती हैं, तो आकर एट नाइट अर्ली मॉर्निंग व्हेन ट्रांसपायरेशन इज लो बट रूट प्रेशर इज हाई। अर्थात ये अक्सर मॉर्निंग में या रात के समय में होते हैं जब रूट प्रेशर हाई होता है जबकि ट्रांसपायरेशन बहुत कम होता है। ट्रांसपायरेशन कम होने के कारण ये लॉस नहीं हो पाता है और गटेशन के रूप में पत्तियों के किनारे से ये मार्जिनल पार्ट से लीफ के वहीं से ये स्रावित होते रहते हैं वाटर के बुलबुले के रूप में, इसे हम गटेशन कहते हैं। आगे बात करें मिनरल एब्जॉर्प्शन की, तो मिनरल एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्ब एज आयन फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन। मिनरल जो होते हैं सॉइल सॉल्यूशन के साथ जो है ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जिसमें पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन का मतलब डिफ्यूजन, आयन एक्सचेंज, डिफ्यूजन के द्वारा, आयन एक्सचेंज के द्वारा ये खनिजों का अवशोषण होता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन का मतलब कि ये बिना किसी एनर्जी के मूव करते रहते हैं, डिफ्यूजन करना, जैसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। आयन एक्सचेंज का मतलब होता है कि जैसे पोटेशियम आयन और सोडियम आयन की अदला बदली करके ये खनिजों का अवशोषण किया जाता है। बात करें एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी एटीपी के रूप में ली जाती है, कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब कि जब भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है और शोषण होता है तो इसमें एटीपी की आवश्यकता पड़ती है और कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं जो वाटर को या मिनरल को ले जाने में भूमिका निभाते हैं। आगे बात करें वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग क्षमता, रेशियो ऑफ बायोमास प्रोड्यूस टू वाटर लॉस्ट इन ट्रांसपायरेशन। तो बात करें कि जो पूरे बायोमास की रेशियो अगर निकाला जाए तो ट्रांसपायरेशन के द्वारा अधिक मात्रा में जल का लॉस हो जाता है। प्लांट लाइक कैम एंड C4 प्लांट हैव ए हाई WUE अर्थात वाटर यूज एफिशिएंसी। तो जो कैम प्लांट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं, ये जल के उपयोग की क्षमता इनमें जो होती है बहुत स्लो होती है, वाटर लॉस इनमें बहुत कम होता है। जैसे जो कैम प्लांट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं, अक्सर डिजर्ट एरिया में ये उगते हैं और वहाँ पर वाटर लॉस को रोकने की बहुत सारी प्रक्रिया है, जैसे उनके ऊपर क्यूटिकल बन जाना, आवरण बन जाना, उनमें कांटे ग्रोथ हो जाना और पत्तियां मोटी हो जाना, ये सब उनमें कन्वर्जन देखने को मिलता है जिसके कारण वाटर लॉस वहाँ कम होता है। आगे बात करें विल्टिंग, विल्टिंग का मतलब मुरझाना होता है। तो टेम्पोररी विल्टिंग, कुछ जो होते हैं टेम्पोररी विल्टिंग होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा होंगे फिर सही हो जाएंगे, ड्यू टू हाई ट्रांसपायरेशन इन डे टाइम। तो जब विल्टिंग क्या होता है कि कभी कभी जब ज़्यादा मात्रा में दिन के समय ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन होता है
तो ये पत्तियां मुरझा जाती हैं, तो इनको हम लोग टेम्पोररी विल्टिंग कहते हैं। और कुछ होते हैं परमानेंटली विल्टिंग, अर्थात एकदम अस्थायी रूप से मुरझा जाना। तो इरिवर्सिबल वाटर लॉस, अर्थात जब वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है लेकिन इरिवर्सिबल होता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग परमानेंट विल्टिंग कहते हैं। जो रिवर्स ना हो सके, वाटर लॉस फिर रिवर्स नहीं होता है, वाटर लॉस हो गया तो फिर रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करके वहाँ नहीं पहुँच पाने के कारण वो परमानेंटली सूख जाते हैं। अब बात करें यहाँ पे, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट। देखते हैं खनिज पोषण। खनिज पोषण, खनिज पोषण की बात करें इंट्रोडक्शन की, तो पौधों की वृद्धि, विकास और उपापचय मेटाबॉलिज्म के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड क्या पर्याप्त नहीं है। मतलब ये इसका कहने का मतलब है कि पौधों की वृद्धि के लिए सिर्फ मेटाबॉलिज्म की क्रिया, सूर्य का प्रकाश या सनलाइट, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ पौधे को कुछ खनिज तत्व, मिनरल एलिमेंट की आवश्यकता होती है, जिन्हें वे मृदा से अपनी जड़ द्वारा अवशोषित करते हैं। यह कहने का मतलब है कि खनिज पोषण का मतलब कि पौधों को वृद्धि के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जो वो रूट्स के द्वारा अवशोषित करते हैं, और ये सॉइल में से जो भी मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये भी जो मिनरल्स होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे बात करें सबसे पहले की, तो आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट का मतलब है, तो सिंह पांडे जैन की जो बुक हम लोग पढ़ते हैं, तो उनके अनुसार जो आवश्यक तत्व हैं वो 17 प्रकार के माने जाते हैं। 17 आवश्यक तत्व माने गए हैं, जिसमें 17 तत्वों में कुछ तत्व जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है कि बड़े साइज के थोड़े होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में ये पौधों में बड़ी मात्रा में, अर्थात पौधों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो कौन कौन से हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट या माइक्रो एलिमेंट, कौन कौन है? तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मुख्य घटक। मतलब वसा के मुख्य घटक में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, एक मिनट, तो बात करें यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन आ रहा है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। यहाँ बात करें कि नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल का निर्माण नाइट्रोजन के द्वारा होता है। कैसे होता है? तो जैसे आप जानते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली बैक्टीरिया जो होती हैं, ये दाल वाली फसलों के अंदर होती हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, इसीलिए दाल वाली फसलों में प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। तो नाइट्रोजन से प्रोटीन का सोर्स है, ये प्रोटीन बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, क्लोरोफिल का निर्माण नाइट्रोजन के कारण होते हैं। इससे पहले बात की जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों से मिल करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये बनते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस के द्वारा एटीपी, डीएनए, आरएनए, फास्फोलिपिड का निर्माण होता है। पोटेशियम जो होते हैं ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में भूमिका निभाते हैं। एंजाइम का एक्टिवेशन कराने में भी ये भूमिका निभाते हैं। बात करें कैल्शियम की, तो ये मिडिल लैमेला, अर्थात मिडिल लैमेला कोशिका भित्ति की जो स्ट्रांगिटी प्रदान करती है, कैल्शियम पाया जाता है कोशिका भित्ति में।
तो ये कैल्शियम के कारण वो रिजिड हो जाते हैं, मजबूत होते हैं। उसी तरह मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल का केंद्रीय परमाणु होता है और रूबिस्को का एक्टिवेशन करता है। अर्थात क्लोरोफिल के जो सेंटर में पाए जाने वाला पार्ट होता है ये मैग्नीशियम होता है, अर्थात मैग्नीशियम उसके सेंटर में पाए जाने वाले एलिमेंट हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सल्फर जो है ये एमिनो एसिड और विटामिन के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। एमिनो एसिड में सिस्टीन, मेथियोनिन आदि जो है सल्फर के द्वारा बनते हैं। अब बात करते हैं कि सूक्ष्म तत्व अर्थात माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर इसको माइक्रो एलिमेंट भी कहते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट या माइक्रो एलिमेंट जो है ये पौधे में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे आयरन हुआ जो क्लोरोफिल संश्लेषण या साइटोक्रोम के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से आयरन हुआ, मैग्नीज हुआ और जिंक, कॉपर, बोरान ये सभी जो होते हैं सूक्ष्म तत्व हैं या माइक्रो एलिमेंट हैं, जिसमें आयरन का काम होता है क्लोरोफिल संश्लेषण और साइटोक्रोम को बनाने में। मैग्नीज जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण करने में और एंजाइम के एक्टिवेशन में ये भूमिका निभाते हैं। जिंक की बात करें तो जिंक का भी ऑक्सीजन के संश्लेषण और एंजाइम के कुछ पार्ट को निर्माण करने में रोल निभाते हैं। कॉपर जो है प्लास्टोसाइनिन या को एंजाइम बनाने में इनका रोल होता है। बोरान जो होते हैं कोशिका भित्ति के निर्माण में और पराग अंकुरण अर्थात कोई पॉलन ग्रेन है उसके जर्मिनेशन में ये रोल निभाते हैं। उसी तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट में मॉलिब्डेनम है। मॉलिब्डेनम क्या करता है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण में जल का विखंडन करता है, क्योंकि आप जो सेंटर मॉलिक्यूल जो यहाँ प्रकाश गिरता है इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पर गिरता है, एंटीना मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो क्लोरीन पार्ट होते हैं इसमें क्लोरीन पाया जाता है, कैल्शियम वगैरह होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मैग्नीज होता है, ये जल को तोड़ने का काम करते हैं, जल तोड़ करके ऑक्सीजन बनाते हैं। उसी तरह कैल्शियम के अलावा निकिल भी है, ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो एलिमेंट है। अब बात करें कि कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट हैं। बेनिफिशियल एलिमेंट में जो सोडियम है, सोडियम का काम यह है कि C4 और कैम प्लांट में PEP का रीजनरेशन करते हैं। तो फास्फोइनोल पायरुविक का ये रीजनरेशन करते हैं। सिलिकॉन जो होते हैं घासों में मजबूती प्रदान करती है। कोबाल्ट जो होते हैं ये लेग्यूम में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, अर्थात जो दाल वाली फसलें होती हैं उनमें कोबाल्ट का काम ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना होता है। अब बात करें मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन मुख्यतः कई तरीके के हैं। जो सबसे पहला पैसिव एब्जॉर्प्शन है। पैसिव एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि इसमें जो आयन का जो संचालन होता है या डिफ्यूजन होता है उसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में या पैसिव एब्जॉर्प्शन में कोई एनर्जी नहीं लगती। वही एक्टिव एब्जॉर्प्शन में ATP का उपयोग होता है और आयन का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। एपोप्लास्टिक पाथवे होता है। एपोप्लास्टिक का मतलब कि ये कोशिका भित्ति के रास्ते मूवमेंट करते हैं। सिम्प्लास्टिक पाथवे का मतलब जो प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा प्रोटोप्लास्ट से प्रोटोप्लास्ट तक जाते रहते हैं। अब बात करें खनिज तत्वों की कमी वाले लक्षण की, तो खनिज तत्वों की कमी के लक्षण का मतलब है कि अगर पत्तियों में क्लोरोसिस हो गई अर्थात पत्तियां पीली हो गई है तो उसमें किस चीज़ की कमी है, तो नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फेरस अर्थात आयरन और सल्फर की कमी है। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम
और आयरन सल्फर की कमी के कारण क्लोरोसिस हो जाती है, पत्तियां पीली हो जाती हैं। नेक्रोसिस का मतलब कि जो ऊतक जो होते हैं सेल्स डेड होने लगती हैं, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम और कॉपर की कमी है। और कुछ पौधे जो होते हैं अविकसित हो जाते हैं, अविकसित होते हैं, स्टंटेड ग्रोथ होता है उनमें। तो उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और जिंक की कमी हो जाती है। कुछ विशिष्ट रोग के बारे में देखते हैं। विशिष्ट रोग में अगर जिंक की कमी हो जाए तो खैरा रोग धान में हो जाता है। मोलिब्डेनम की कमी हो तो विप्टेल गोभी में रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से बाल्सम इंड रॉट हो जाता है, टमाटर में बाल्सम रॉट हो जाता है, ऊपर धब्बे बन जाते हैं। मैग्नीज की कमी के कारण ग्रे स्पॉट हो जाता है अर्थात जई के अंदर। अब बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स सॉइल लेस कल्चर टेक्निक होता है, अर्थात बिना मिट्टी के पौधों की खेती। अर्थात इसे क्या करते हैं कि एक जार में ढेर सारे मिनरल्स सॉल्यूबल वाटर ले लेते हैं मीडियम बना करके, जिनके अंदर सिर्फ जो होते हैं मिनरल्स वगैरह होते हैं। इनमें रूट को वॉश करके एकदम कोई मिट्टी नहीं होती है, इनमें ग्रो कराने की जो प्रक्रिया है वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। अर्थात इसमें आप देख सकते हैं पौधों को जल में आवश्यक खनिज घोल कर उगाया जाता है। मतलब कि आवश्यक खनिज डाल करके पानी में और उसमें पौधे को डाल दिया जाता है विदाउट सॉइल का, सिर्फ रूट रहता है। पौधों के आवश्यक तत्वों का निर्धारण अर्थात अर्नन एंड हॉगलैंड एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया था कि आवश्यक तत्वों को कैसे और कितनी मात्रा में और कौन कौन से दिए जाते हैं, कौन आवश्यक है, कौन अनावश्यक है, कौन माइक्रो है, कौन माइक्रो है। तो ये अर्नन और हॉगलैंड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। बात करें इनके संक्षेप में जानने की, तो संक्षेप में जो बातें हमने जानी है कि पौधों के लिए 17 आवश्यक जरूरी तत्व हैं जो माइक्रो में आते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। उसी तरह माइक्रो में आ जाते हैं आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकिल। ये सब जो होते हैं माइक्रो में है। डिफिशियंसी में यहाँ पे आप लोगों को ये सब बातें हो चुकी हैं। आइए अब हम लोग फटाफट जो होते हैं 85 क्वेश्चंस हल कर लेते हैं, फटाफट एकदम बताते जाएंगे कि पौधे में पानी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पौधे में पानी का मुख्य कार्य एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ। कौन कौन है? एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, लाइट एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन। तो इसमें सबसे सटीक उत्तर जो है बी आ रहे हैं, क्योंकि बी जो है ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि वाटर पोटेंशियल का फार्मूला क्या है। तो वाटर पोटेंशियल का फार्मूला आपने देखा साई इक्वल टू वाई पी वाई, अरे सॉरी साई इक्वल टू साई पी प्लस साई एस प्लस साई एम। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3, रूट प्रेशर किस कारण उत्पन्न होता है। तो रूट प्रेशर जो उत्पन्न होते हैं ये जड़ों में पॉजिटिव प्रेशर के कारण होते हैं, क्योंकि पत्तियों में वाटर लॉस के कारण जो है ऐसा नहीं होता है, लेकिन रूट के अंदर जब पॉजिटिव प्रेशर होता है तो रूट प्रेशर उत्पन्न होता है। तो 3 का बी। 4, गटेशन किसके कारण होता है। तो गटेशन में आप लोग जानते हैं कि जो इसमें ये रात के समय होता है, जिसमें वाटर का ट्रांसपायरेशन बहुत कम होता है और जो मॉइस्चर होता है वो ज़्यादा होता है, नमी होती है इन्वायरमेंट में। तो ये बी, गटेशन का बी नाइट में होते हैं। हाई सॉइल मॉइस्चर, लो ट्रांसपायरेशन, अर्थात गटेशन रात में लीफ मार्जिन से पानी की बूंदें निकलने के कारण होता है, जो कि रूट प्रेशर और लो ट्रांसपायरेशन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम, वाटर ऑलवेज किधर मूव करता है, हमेशा जो है
हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6, एपोप्लास्ट पाथवे में पानी किसके माध्यम से चलता है? तो एपोप्लास्ट में आप लोगों ने देखा था कि जो सेल वाल है उसके माध्यम से मूव करते हैं, क्योंकि सेल वाल की सहायता से एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है। तो 6 का सी, 7। सिम्प्लास्ट पाथवे में पानी कैसे चलता है? तो सिम्प्लास्ट में जो है साइटोप्लाज्म के बीच में प्लाज्मोडिस्मेटा होता है, उसके द्वारा होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी, साइटोप्लाज्म के माध्यम से, प्लाज्मोडिस्मेटा से। आप चाहें तो इसे आराम से स्लो करके भी, रोक रोक के आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी बातें हैं आपको एथेंटिक और सत्य हैं, कहीं भी आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर मूवमेंट इन प्लांट का मुख्य कारण क्या है? तो वाटर मूवमेंट जो प्लांट में है उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जिसमें दिया है ग्रेविटी, ट्रांसपायरेशन, रूट हेयर ओनली, स्टोमेटा डेंसिटी। तो यहाँ पे ट्रांसपायरेशन पूल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो 8 का बी, 8 का बी जो है ट्रांसपायरेशन पूल मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात है, मैट्रिक पोटेंशियल किसे प्रभावित करता है? तो मैट्रिक पोटेंशियल जो होते हैं ये जब मैट्रिक पोटेंशियल होता है तो ये सेल वॉल द्वारा जो पानी खींचने की प्रक्रिया होती है वो उसको प्रभावित करता है, अर्थात सरफेस में, जो सेल वॉल के सरफेस में। तो यहाँ पे 9 का ए, सॉइल एंड सेल वॉल वाटर एब्जॉर्प्शन। तो सॉइल के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्ब करके सेल वॉल से सरफेस पर जो टकराते हैं वही मैट्रिक पोटेंशियल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, रिलेटिव वाटर कंटेंट अर्थात का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिलेटिव वाटर कंटेंट का उपयोग जो है हम लोग जो प्लांट वाटर स्टेटस का जो डिटर्मिनेशन करते हैं उसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी, प्लांट वाटर स्टेटस डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा तत्व नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, जैसे दिया है आयरन है, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर। तो मोलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि लेग्यूम वाली फसलों में ये पाए जाते हैं जो को फैक्टर का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नाइट्रोजन डिफिशियंसी के लक्षण क्या है? तो अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है तो जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं वो पीली हो जाती हैं। तो जो पुरानी पत्तियां पीली, तो 12 का बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13 में दिया है फास्फोरस डिफिशियंसी से क्या प्रभाव होता है? तो अगर फास्फोरस की कमी हो गई है तो इसमें एटीपी और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें कहाँ दिया? 13 का बी, डार्क ग्रीन लीफ, स्टंट ग्रोथ, स्टंटिव क्लोरोफिल। तो लीफ स्क्रोनी, डार्क ग्रीन, इंटरवेनल क्लोरोसिस, लीफ टिप। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसमें फास्फोरस वगैरह का तो निर्माण होता है, जिसके कारण अगर उसकी कमी हो जाए तो इसमें स्टंट ग्रोथ होता है, जो पत्तियां अच्छे से ग्रोथ नहीं करती हैं, डार्क ग्रीन लिप्स हो जाती हैं। तो 13 का बी, जो 13 का बी, डार्क ग्रीन लीव्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पोटेशियम की कमी से कौन सा लक्षण दिखता है? तो पोटेशियम की कमी अगर हो जाती है तो जो लीफ मर्जिन होता है, स्क्रॉचिंग या नेक्रोसिस हो जाते हैं। तो जो एंजाइम एक्टिवेशन की कमी हो जाती है पोटेशियम के कारण, तो इसमें नेक्रोसिस दिखने को मिलता है। 14 का ए। 15, कैल्शियम डिफिशियंसी के लक्षण कौन से हैं? कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो सकता है?
तो यहाँ पे दिया है बॉल्सम, जो कि सबसे पहले ही सही है। बॉल्सम इंडरॉट जो पाए जाते हैं ये टमाटर वगैरह में, तो ये पाए जाते हैं। इंटरवेनल क्लोरोसिस वगैरह 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 नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए। 16, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के लक्षण। मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो क्या होता है? तो मैग्नीशियम की कमी के कारण 16 का बी, इंटरवेनल क्लोरोसिस इन ओल्डर लीफ। जो ओल्डर लीफ पुरानी पत्तियां होती हैं वो क्लोरोसिस हो जाती हैं, अर्थात क्लोरोफिल की कमी हो जाने के कारण पीली पड़ने लगती हैं। 17, जिंक पौधे में किसके लिए आवश्यक है? तो जिंक का काम होता है हार्मोन निर्माण में। जो हार्मोन कौन सा? ऑक्जीन। क्वेश्चन नंबर 17 का बी, ऑक्जीन के सिंथेसिस में जिंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आयरन डिफिशियंसी के लक्षण। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से इंटरवेनल क्लोरोसिस इन यंग लीफ, अर्थात 18 का ए। यहाँ पे क्या होता है कि जो नई पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सल्फर डिफिशियंसी के लक्षण कौन से हैं? तो सल्फर की कमी से कौन सा लक्षण दिखता है? तो सल्फर की कमी से येलोविंग ऑफ यंग लीफ, 19 का ए। पत्तियां जो यंग होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं और इनका ग्रोथ रुक जाता है। 20, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से पौधों में क्या प्रभाव पड़ता है? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट से बहुत सारे प्रभाव हैं। यहाँ पे दिया है ग्रोथ, पहले में दिया है ग्रोथ, रिटार्डेशन, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट से ये सारी चीजें देखने को मिलती है। बी में लीफ कर्लिंग, ओनली रूट टिप डेथ। तो यहाँ पे ओनली करके दिया, ये नहीं है, जो इसमें 2-3 रोग दिया है। 20 का ए, तो ये क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, ग्रोथ वगैरह जो है रुक जाना, ऐसी प्रक्रिया देखने को मिलती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के कारण। 21 की बात करें तो मुख्य प्रकार का ट्रांसपायरेशन कौन सा है? तो यहाँ पे दिया कि जो सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा होता है? तो सबसे ज्यादा आप जानते हैं स्टोमेटा के द्वारा होता है, 21 का बी। अब बात करें 22, क्वेश्चन नंबर 22 में, तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन किससे होता है? तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो होते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है बी, लेकिन ये गलत बात है, रूट हेयर भी नहीं है। तो लिप सरफेस नहीं, बल्कि लिप सरफेस के द्वारा तो स्टोमेटल होता है। तो लिप सरफेस पे से भी कभी कभी होता है, लेकिन ये टहनियों के द्वारा ज़्यादा होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है बी गलत है। लिप सरफेस चल जाएगा, लेकिन जो ये रूट वगैरह है, टहनियाँ है, उनसे ज़्यादा होता है, जिसको क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अर्थात वैक्सी क्यूटिकल से भी हो सकता है, होता है, लेकिन ज़्यादातर क्यूटिकल वही पाए जाते हैं। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन किसके माध्यम से होता है? तो लेंटिकुलर जो होते हैं, लेंटिसेल स्टेम के जो लेंटिसेल्स होते हैं उनके माध्यम से होता है। लेंटिसेल, 23 का बी। 24, ट्रांसपायरेशन पर प्रकाश का क्या प्रभाव है? ट्रांसपायरेशन का प्रभाव ये है कि अगर अधिक प्रकाश होगा तो अधिक ट्रांसपायरेशन होगा। तो 24 का बी। 25, वाष्पोत्सर्जन पर हवा का प्रभाव क्या है? तो हवा का मतलब है कि हवा तेज चलेगी तो ट्रांसपायरेशन अधिक होगा। आगे देखते हैं, तो 25 का बी। 26, ह्यूमिडिटी वाष्पोत्सर्जन को कैसे प्रभावित करता है? तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन घट जाएगा। 26 का बी। हाई ह्यूमिडिटी तो ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाएगा, मतलब कि आर्द्रता नम वातावरण है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा नहीं होगा, घट जाएगा। तो 26 का बी।
27 लीफ एरिया ऑफ स्टोमेटा डेंसिटी का ट्रांसपायरेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव है। मतलब कि लीफ एरिया ऑफ स्टोमेटा डेंसिटी का ट्रांसपायरेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ये होता है कि कोई बड़े पत्ते अगर हैं तो जब बड़ा पत्ता पाया जाएगा तो इस पर स्टोमेटा भी ज़्यादा होगा और इनकी सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगा। तो ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए, क्योंकि बड़ा लीफ एरिया, स्टोमेटा भी ज़्यादा और स्टोमेटा में ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगा। 28 ट्रांसपायरेशन का पौधों के लिए क्या लाभ है। तो ट्रांसपायरेशन में इसमें कूलिंग वगैरह होता है। 28 का बी, कूलिंग, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, टर्गर, मेंटेनेंस, ये सब काम करते हैं। तो 28 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन मुख्य रूप से किस दौरान होती है। तो सबसे ज़्यादा दिन में होती है। 29 का है बी। 30 ट्रांसपायरेशन पूल किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ट्रांसपायरेशन पूल जो होते हैं लीफ वाटर लॉस के द्वारा होता है। 30 का ए, क्योंकि वाटर लॉस जब पत्तियों से ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा और ट्रांसपायरेशन पूल इसी को कहते हैं। तो बात करें 31 फ्लोएम सैप में मुख्य तत्व कौन सा है। तो फ्लोएम के सैप में मुख्य तत्व जो होते हैं 31 का ए, शुगर, एमिनो एसिड, हार्मोन, मिनरल्स, ये सब पाए जाते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर 32 गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किस चीज को दिखाता है। तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को दिखाता है, अर्थात फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे ये पता चलता है। क्योंकि जो फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो शुगर है ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कलेक्शन को दिखाता है। 33 प्रेशर फ्लो मॉडल में सैप का मूवमेंट किसके अनुसार होता है। तो प्रेशर फ्लो मॉडल में जो सैप का जो रस का मूवमेंट होता है वो सिंक होता है। सिंक का मतलब होता है जो लिप्स से सिंक अर्थात रूट फ्रूट तक जो सुक्रोज मूवमेंट प्रेशर ग्रेडियंट से होता है उसे हम सिंक कहते हैं। तो सिंक का मतलब कि जो रूट हुआ और फ्रूट हुआ इन दोनों को सिंक नाम दिया जाता है। तो 33 का बी। 34 फ्लोएम में एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है। तो फ्लोएम में एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं शुगर लोडिंग जो फ्लोएम में होता है वो जरूरी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। सैप ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड के लिए कोई एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग जो फ्लोएम में होती है उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट तभी होगा जब एक इसमें एनर्जी दी जाएगी। तो 34 का बी। आज थोड़ी आप लोगों को इंटरेस्टेड नहीं लग रहा होगा लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम लोग फिर से एक बार इसे बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। 35 वाटर फ्लोएम में क्यों प्रवेश करता है। तो वाटर फ्लोएम में प्रवेश इसलिए करता है क्योंकि इसमें ऑस्मोसिस होता है सुक्रोज कंसंट्रेशन के कारण। हाई सुक्रोज कंसंट्रेशन है जिसके कारण उसमें वाटर
इंटर हो जाता है। तो हाई सुक्रोज कंसंट्रेशन से ऑस्मोसिस के कारण वाटर फ्लोएम में आता है और प्रेशर ग्रेडियंट बनने लगता है। 36 सिंक टिश्यू कौन से होते हैं? तो सिंक टिश्यू रूट और फ्रूट होते हैं। 36 का बी। 37 सोर्स टिश्यू कौन से होते हैं? सोर्स टिश्यू जो होते हैं वो लिप्स होते हैं। बी। 37 का बी। 38 फ्लोएम ट्रांसलोकेशन की दिशा क्या होती है? तो ये जो होते हैं बाई डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि फ्लोएम जो है पत्तियों से जड़ तक और जड़ से पत्तियों तक ये सब तरह से मूवमेंट करते हैं, इसे बाई डायरेक्शनल कहते हैं, दो दिशाओं में मूव करते हैं। 39 फ्लोएम में कौन सा पदार्थ ट्रांसपोर्ट नहीं होता है? तो फ्लोएम में सब भोजन तो ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे आंसर में ऑक्सीजन दिया है जो कि नहीं होता है। डी। 39 का डी। 40 फ्लोएम सीव ट्यूब का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्लोएम में सीव ट्यूब का कार्य क्या होता है? ये होता है न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, न्यूट्रिशन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराता है टू सिंक। सिंक का मतलब रूट फ्रूट। बात करें एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे में अंतर क्या है? तो अंतर आप जानते हैं कि एपोप्लास्ट में सेल वॉल के द्वारा और सिम्प्लास्ट में डेस्मेटा के द्वारा होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा। तो इसमें जो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे में मुख्य अंतर यहाँ पे जो दिया है, एपोप्लास्ट बराबर सेल वॉल इंट्रासेलुलर स्पेस, सिम्प्लास्ट का मतलब साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मोडेस्मेटा। तो इसको हम कह सकते हैं कि वाटर मूवमेंट ऑफ रूट, जो वाटर मूवमेंट का जो रास्ता है उसको बताता है। बयालीस हाई ट्रांसपायरेशन रेट किस कारण बढ़ता है? तो ट्रांसपायरेशन हाई अगर हो रहा है तो टेम्परेचर हाई हो सकता है और ह्यूमिडिटी लो हो सकती है, या वाटर हवा का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर आप देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर। 42 का बी। हाई टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी है, अगर वाइंड तेज चल रही है तो ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा। बात करें 43 लीफ टर्गर बनाए रखने में कौन मदद करता है? तो लीफ को टर्गर बनाए रखने में वाटर मदद करता है। ए। 43 का ए। 44 वाटर यूज एफिशिएंसी क्या बताता है? वाटर यूज एफिशिएंसी बताता है कि इसमें कितना शुगर मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बना है पर यूनिट वाटर लॉस। वाटर लॉस के द्वारा कितने शुगर मॉलिक्यूल बने हैं? 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट? इसमें कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट है? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में जिंक है, जिंक। सी। लीफ मार्जिन 46 लीफ मार्जिन से वाटर ड्रॉपलेट निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गटेशन कहलाती है। 46 का बी। 47 ट्रांसपायरेशन पुल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसपायरेशन पुल कोहेशन थियरी पर है। 47 का बी। कोहेशन टेंशन थियरी पर डिपेंड है। 48 सोर्स टू सिंक ट्रांसपोर्ट में मुख्य मॉलिक्यूल कौन सा होता है? तो ट्रांसपोर्ट सिंक ट्रांसपोर्ट में सबसे मुख्य मॉलिक्यूल जो होते हैं सुक्रोज होते हैं। 48 का ए। 49 फ्लोएम सैप में हार्मोन का क्या काम है? तो फ्लोएम सैप में हार्मोन का काम ग्रोथ। 49 का बी। ग्रोथ रेगुलेशन एंड सिग्नलिंग में भूमिका निभाते हैं। 50 मिनरल डिफिशियंसी के कारण ग्रोथ में कमी क्यों आती है? तो मिनरल में डिफिशियंसी हो जाएगी तो ग्रोथ में कमी इसलिए आ जाती है क्योंकि यहाँ पे जो एसेंशियल एलिमेंट है उनका मेटाबॉलिज्म घट जाता है।
तो एसेंशियल एलिमेंट का मेटाबॉलिज्म घट जाएगा, जिसके कारण ग्रोथ में कमी आ जाती है। 51 एपोप्लास्ट पाथवे में पानी और सॉल्यूट किसके माध्यम से जाता है? तो एपोप्लास्ट पाथवे में जो सेल वॉल के द्वारा जाता है, तो यहाँ पे 51 का सी सेल वॉल के द्वारा। 52 सिम्प्लास्ट पाथवे में पानी कैसे जाता है? तो इसमें जानते हैं कि प्लाज्मोडिस्मेटा के द्वारा। तो यहाँ 52 का बी थ्रू द साइटोप्लाज्म वाया प्लाज्मोडिस्मेटा। 53 इंटरसेलुलर ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे का मार्ग क्या है? तो इंटरसेलुलर ट्रांसमेम्ब्रेन का पाथवे है सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल से, जो वैक्यूल रिक्तिकाओं के द्वारा इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है। 54 एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या आवश्यक होता है? तो एटीपी। 54 का ए। 55 पैसिव ट्रांसपोर्ट किसके आधार पर होता है? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे होता है। तो 55 का बी कंसंट्रेट ग्रेडियंट, जिधर हाई कंसंट्रेट ग्रेडियंट है उधर। 56 डिफ्यूजन ऑफ ऑस्मोसिस किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट है? तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ट्रांसपोर्ट जो होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्योंकि इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है और ये एक जो वाटर ग्रेडियंट है इसके आधार पर मूवमेंट करते हैं। 57 प्लाज्मोडिस्मेटा किस पाथवे का हिस्सा है? तो प्लाज्मोडिस्मेटा सिम्प्लास्ट पाथवे का। 57 का बी। 58 मिनरल आयन का रूट से जाइलम में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो रूट से जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव दोनों तरीके से होता है। तो सबसे पहले कैसे होता है? तो 58 का बी एक्टिव अपटेक होता है और पैसिव इनटू जाइलम। जाइलम में जाने के लिए पैसिवली मूव करते हैं, जबकि सॉइल से लेने के लिए एक्टिव तरीके से अर्थात एनर्जी या फिर एक्सचेंजिंग के माध्यम से होता है। उनसठ रूट हेयर में वाटर एब्जॉर्प्शन का मुख्य तरीका क्या है? तो मुख्य तरीका है कि ऑस्मोसिस होता है। रूट हेयर में ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। रूट हेयर सॉइल वाटर पोटेंशियल, रूट सेल, ऑस्मोसिस, फिर एब्जॉर्प्शन। अर्थात रूट हेयर क्या करते हैं कि सॉइल वाटर पोटेंशियल अगर वहाँ पे देखा जाता है कि वाटर ग्रेडियंट और वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो उधर से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे ऑस्मोसिस के द्वारा। 60 कैस्पेरियन स्ट्रिप का रोल क्या है? तो कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करते हैं कि ये बी 60 का बी है फोर्स एपोप्लास्टिक वाटर टू इंटर सिम्प्लास्टिक बिफोर जाइलम। मतलब क्या है कि ये बने रहते हैं, तो सबसे ये सेल है एपोप्लास्टिक पाथवे से सेल वॉल के द्वारा जाते हैं, लेकिन यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप इंडोडर्मिस के अंदर, तो यहाँ से कैस्पेरियन स्ट्रिप से जो होते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे जनरेट हो जाता है। इकसठ सॉइल में प्लांट के लिए कौन सा पानी उपलब्ध होता है? तो सॉइल में पानी जो होता है वो कैपिलरी वाटर होता है। जो कैपिलरी वाटर जो होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए, क्योंकि वाटर कई प्रकार के होते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर, जो ग्रेविटेशनल वाटर होते हैं जो भूमि में नीचे चले जाते हैं जमीन के नीचे ग्रेविटी के कारण। हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर होते हैं ये पानी जो सॉइल के कण होते हैं उन पर आर्द्रता के रूप में चिपके रहते हैं, लेकिन जो कि उपयोगी नहीं है। लेकिन जो सॉइल के अंदर बीच में कैपिलरी वाटर होता है, यही जो होते हैं उपयोगी होते हैं प्लांट के लिए। तो इस तरीके से
सॉइल में प्लांट के लिए उपयोगी उपलब्ध जो होते हैं 61 का बी, कैपिलरी वाटर अवेलेबल होता है। 62 परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या दर्शाता है? तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दर्शाता है कि वाटर सप्लाई नहीं मिल रही है, 62 का बी। 63 एसेंट ऑफ सैप का मुख्य कारण कौन सा है? तो एसेंट ऑफ सैप का मुख्य कारण या 63 का बी ट्रांसपायरेशन पूल है, न तो कैपिलरिटी है न तो रूट प्रेशर। 64 कोहेशन टेंशन थियरी किस चीज को एक्सप्लेन करती है? तो कोहेशन टेंशन थियरी जो है एसेंट ऑफ सैप को ये एक्सप्लेन करती है। आगे देखते हैं 65 नंबर पे आता है आपका, तो 65 नंबर पे है रूट प्रेशर किस परिस्थितियों में अधिक दिखाई देता है? तो रूट प्रेशर जो होते हैं रात में लो ट्रांसपायरेशन, जब ट्रांसपायरेशन कम होता है तो रूट प्रेशर अधिक हो जाता है, इसीलिए गटेशन हो रहा था। आगे देखते हैं 66 नंबर पे, तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किस चीज को डिमोस्ट्रेट करता है? तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को डिमोस्ट्रेट करता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो प्रेशर फ्लो मॉडल का मेन प्रिंसिपल क्या है? प्रेशर फ्लो मॉडल का मेन प्रिंसिपल है हाई सुक्रोज, 67 का बी, हाई सुक्रोज कंसंट्रेशन एट सोर्स प्रेशर सैप फ्लो। अर्थात कि सबसे पहले क्या होता है कि सुक्रोज की हाई कंसंट्रेशन होती है जहां पर एक प्रेशर जनरेट होता है और सैप का मूवमेंट होने लगता है, फ्लो होने लगता है, पूरे पार्ट में फ्लो होने लगता है। आगे देखते हैं 68 प्रेशर फ्लो मॉडल में सैप मूवमेंट का कारण क्या है? तो सैप मूवमेंट का कारण ये है कि इसमें प्रेशर ग्रेडियंट होते हैं, 68 का बी, प्रेशर ग्रेडियंट ड्यू टू लोडिंग या अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज, इसको दर्शाता है ये प्रक्रिया। अब बात करें 69 के, गर्डलिंग से क्या इफेक्ट होता है? तो गर्डलिंग से इफेक्ट ये होता है कि ये फ्लोएम फ्लो जो होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाएंगे तो लिप्स में शुगर कलेक्ट हो जाते हैं, तो 69 का बी। 70 सॉइल वाटर पोटेंशियल पर क्या निर्भर करता है? तो सॉइल वाटर पोटेंशियल पर निर्भर करता है कि 70 का ये सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मैट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि आप लोगों ने देखा वाटर पोटेंशियल बराबर क्या होता है? तो वाटर पोटेंशियल जो होते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल और मैट्रिक पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, ये सब ग्रेडियंट पर निर्भर करता है। 71 पौधे में पानी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो पौधे में पानी का महत्वपूर्ण कार्य यह है कि ये ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, 71 का बी। 72 होलार्ड कॉन्सेप्ट क्या बताता है? होलार्ड का मतलब होता है कि वाटर, 72 का बी, वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इनटू मेंटेन टर्गर प्रेशर। तो होलार्ड यहाँ पे देखिए, होलार्ड इसमें सही नहीं लिखा है, इसका आंसर गलत है। होलार्ड का मतलब जो टोटल वाटर की अवेलेबिलिटी होती है सॉइल में, वो सबको मिला के हम लोग होलार्ड कहते हैं। तो यहाँ पे प्लांट टू मेंटेन टर्गर ये नहीं होगा, ये टोटल वाटर ऑफ द सॉइल कहते हैं होलार्ड।
जो कि प्लांट के लिए उपयोगी नहीं होते हैं सभी, क्योंकि प्लांट के लिए सब सिर्फ कैपिलरी वाटर ही अवेलेबल होते हैं। 73 बात करें 73 की, तो क्रिस्टल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? तो क्रिस्टल्ड वाटर जो होते हैं कि वाटर अवेलेबल फॉर ट्रांसपायरेशन एंड ग्रोथ। तो जो वाटर क्रिस्टल्ड वाटर होते हैं, जो वाटर प्लांट के लिए जो इम्पोर्टेंट वाटर है उसको हम लोग क्रिस्टल्ड वाटर कहते हैं, और इसी वाटर का ट्रांसपायरेशन भी होता है। इकार्ड वाटर क्या दर्शाता है? 74 का इकार्ड वाटर का मतलब होता है कि वाटर अनअवेलेबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एडेशन, या फिर कह सकते हैं इकार्ड का मतलब कि जो पौधे के लिए उपयोगी वाटर न हो उसे इकार्ड कहते हैं। 75 ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से होता है? तो किसी आयन का ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, तो वो किसके द्वारा हो सकता है? तो 75 का बी, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है जो लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। मतलब कि लो सॉल्यूट पोटेंशियल जिधर हो और हाई सॉल्यूट पोटेंशियल हो, तो जो जिधर लो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है उधर वाटर पोटेंशियल अधिक होता है, तो वाटर पोटेंशियल अधिक से कम की तरफ मूव करते हैं। तो 76 का ए। 77 पैसिव ट्रांसपोर्ट किस पर आधार होता है? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है, कंसंट्रेशन जैसा होगा उधर मूव करेगा। 78 ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन में कैरियर प्रोटीन का क्या काम है? तो कैरियर प्रोटीन का काम है कि ये फैसिलिटेटेड मूवमेंट कराता है, फैसिलिटेटेड मूवमेंट कराना। क्वेश्चन नंबर 79, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का रोल आयन ट्रांसपोर्ट में क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो होते हैं आयन ट्रांसपोर्टेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं। 80 होलार्ड क्रिस्टल्ड इकार्ड वाटर की कैटेगराइजेशन किसके अनुसार की जाती है? तो ये सॉइल वाटर की अवेलेबिलिटी के आधार पर। 80 का ए, सॉइल वाटर की अवेलेबिलिटी जो प्लांट में होती है उसके आधार पर, क्योंकि होलार्ड तो पूरा टोटल वाटर, क्रिस्टल्ड वाटर ही जो प्लांट के लिए उपयोगी होता है, इकार्ड वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये इनकी अलग अलग कैटेगराइजेशन किया गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 81, तो वाटर ट्रांसपोर्ट का क्रम पौधे में किस प्रकार का होता है? तो वाटर ट्रांसपोर्ट का क्रम ये है कि सबसे पहले रूट हेयर, उसके बाद कॉर्टेक्स में, फिर इंडोडर्मिस में, फिर जाइलम में, फिर लिप्स में। तो 81 का ए राइट आंसर। 82 यूनिसेलुलर रूट हेयर का मुख्य फंक्शन क्या है? तो यूनिसेलुलर रूट हेयर का मुख्य फंक्शन ये है कि ये वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। 82 का बी। अब देखते हैं 83, क्वेश्चन नंबर 83 में है कि लीफ ट्रांसपायरेशन मुख्यतः किस साइड से होती है? तो लीफ का ट्रांसपायरेशन जो होती है वेंट्रल अर्थात लोअर साइड से होते हैं। ये बात याद रखेंगे कि वेंट्रल साइड में स्टोमेटा ज़्यादा होता है, और स्टोमेटा ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। 84 लीफ डार्सल साइड पर ट्रांसपायरेशन कम क्यों होती है? तो लीफ के डार्सल साइड पर ट्रांसपायरेशन इसलिए कम होती है क्योंकि यहाँ पे थिक क्यूटिकल और कम मात्रा में स्टोमेटा पाए जाते हैं। और सबसे अंतिम क्वेश्चन 85 रूट हेयर में वाटर एब्जॉर्प्शन किस प्रिंसिपल पर होता है? तो रूट में वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होते हैं वो ऑस्मोसिस के आधार पर होता है।
तो हमें आशा है कि आपके 85 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।